गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने टॉपिक लिया था एक कि हमने यूपी टेट और सी टेट के कोर्स के बारे में हमने ये सब चीजें देखी थी कि उसमें हम कब तक उसका एग्जाम कौन सी एज तक दे सकते हैं, कितना पार्ट उसमें आता है, कितने कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है, कितने मार्क्स की सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, कितने मार्क्स की हिंदी आती है, मैथ आती है, इन्वायरमेंट साइंस आती है, वो सब कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक उठाते हैं, साइकोलॉजी और सीडीपी से शुरुआत करते हैं। उसका एक टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन की कई सारी थ्योरियां अलग अलग दी गई हैं, लेकिन जब तक हम मोटिवेशन को नहीं जानेंगे कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता क्या है, तब तक हम उसकी थ्योरी आगे नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक लेते हैं मोटिवेशन की मोटिवेशन या अभिप्रेरणा होता क्या है। मोटिवेशन जो होता है, जैसे हम किसी को मोटिवेट करें, किसी से कहें, कोई हमारा स्टूडेंट हो, अगर हमने देखा कि वो स्टूडेंट हमारा क्रिकेट में अच्छा है, तो हम उसे मोटिवेट करेंगे कि तेरी लाइन क्रिकेट की बहुत अच्छी है, या तू पढ़ने में अच्छा है। कोई स्टूडेंट हमारा पढ़ने में अच्छा है, किसी की राइटिंग अच्छी है, तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, तो वो मोटिवेट होकर अपनी उस फील्ड में आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे मोटिवेशन मिलेगा और अभिप्रेरणा मिलेगी। तो इसी को ही मोटिवेशन कहते हैं। अब इसे किताबों में जो डेफिनेशन दी गई है, वो किताबों की डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा बस ये है कि अपने बस केवल पढ़ लेते हैं। बाकी जो हम समझने की सबसे बड़ी वो है कि अगर हमारे समझ में आ गया तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। वहां जाके एग्जाम में जो सीटेट और यूपी टेट के क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम में बस यही आते हैं कि हमें कोई डेफिनेशन कुछ नहीं आती, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें कॉन्सेप्ट की परख होनी चाहिए कि क्या चीज कॉन्सेप्ट में पूछी गई है, क्या चीज हमें बतानी है। क्वेश्चन इस टॉपिक से मोटिवेशन से बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अभिप्रेरणा देखिए, वह अवस्था होती है जो व्यक्ति को किसी क्रिया की ओर प्रेरित करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर हम मोटिवेशन उसकी वह अवस्था है जो उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, और वो प्रेरित होकर उस काम को और अच्छे से करेगा। तो यही अभिप्रेरणा होती है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब मनोविज्ञान में इसे काल्पनिक और आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अब काल्पनिक क्या होती है? काल्पनिक का मतलब जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं। कल्पना तो मनोविज्ञान में जो हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, और जो हमारी जो उसके बाद जो आंतरिक प्रक्रिया जो हम करते हैं, उसी को ही परिभाषित करके मनोविज्ञान में बताया गया है कि वही अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है। जो हम मोटिवेट हो गए कोई भी अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करते हैं। अब मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन के लिए हमारे लिए क्या क्या चीजें होती है? जैसे आंतरिक दशा, हमारी आंतरिक दशा होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, हमारी आंतरिक अंदर से हमारी दशा होनी चाहिए कि हम मोटिवेट हो सके किसी चीज से। अभिप्रेरणा से क्रियाएं उत्पन्न होती है। अब जब हम आंतरिक दशा हमारी सही होगी, नंबर 2, फिर अभिप्रेरणा हमें जगेगी और उससे हम उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाएं करेंगे, क्रियाएं उत्पन्न होंगी। जैसे मान लीजिए हम अभिप्रेरित होकर, जैसे किसी बच्चे को हमने, अपने स्टूडेंट को अभिप्रेरित किया कि तू भाई फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है। किसी बच्चे से हमने कह दिया, एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुम फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हो, तो उसने फिर उसके अंदर एक अभिप्रेरणा हुई, वो मोटिवेट हुआ कि मैं फुटबॉल अच्छी खेलता हूं, तो वो क्रियाएं करना शुरू करेगा फुटबॉल को लेकर। वो अच्छी और उस पर प्रैक्टिस करेगा और अच्छे से काम करेगा, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा से क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। फिर तीसरा क्या होता है? क्रियाएं लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति की दशा में होती हैं। अब कोई भी क्रियाएं होंगी तो वो लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होंगी। अगर वो फुटबॉल अच्छी खेल रहा है तो वो और अच्छी खेलने के लिए प्रैक्टिस करेगा, तो उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या होगा कि वो अच्छे से अच्छा फुटबॉलर बने। तो लक्ष्य और उद्देश्य के लिए दशा में उसकी क्रियाएं होंगी, वो आगे चलती रहेंगी। फिर उसके बाद अभिप्रेरणा व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। और जो मोटिवेशन होता है, जो अभिप्रेरणा जो होती है, वो लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। जैसे जब तक कि हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता, तो उसकी प्राप्ति तक वो मोटिवेट होकर अपना प्रैक्टिस करता रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति तक उसकी जारी रहेगी। तो ये तो थे 4 पॉइंट, ये कि मोटिवेशन से हमें क्या क्या होता है, मोटिवेशन हमारी कब तक चलती है। अब फिर उसके बाद देख लेते हैं मोटिवेशन के अंग, अभिप्रेरणा के अंग क्या होते हैं। सबसे पहला अंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में टेट, यूपी टेट और सी टेट में बहुत आता है कि नीड। अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नीड। जब तक हमें नीड या आवश्यकता किसी चीज की नहीं होगी, हम मोटिवेट नहीं होंगे, ना हमें कोई अभिप्रेरणा प्राप्त होगी। जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम मोटिवेट होते हैं। जब हमें पैसों की आवश्यकता होती है तभी हम मोटिवेट होकर काम करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। भूख लगती है तो हम मोटिवेट होते हैं, तो तभी जाके अपने आप खाना बनाते हैं।
क्योंकि हमें जब तक आवश्यकता नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका फैक्टर है वो है नीड। नंबर 2 होता है अंतर्मुख यानी ड्राइव, यानी कि उस प्रोसेस में किया गया कार्य, ड्राइव का मतलब आगे चलना। नंबर 3 है प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहन कहाँ मतलब प्रोत्साहन मिलना, आगे की ओर बढ़ना। ये सब चीजें 3 फैक्टर हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है सीधा कि निम्न में से अभिप्रेरणा का अंग कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगर कौन सा नहीं है क्वेश्चन आता है तो ये 3 दे दिए जाते हैं और एक चौथा कोई सा भी XYZ करके पूछ लिया जाता है तो उसे आपको टिक करना है। और अगर ये पूछा जाए निम्न में से अभिप्रेरणा का अंग कौन सा है तो कोई से 3 देंगे और इन तीनों में से एक और रख देंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको उस पर टिक लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता बहुत है। फिर इसके बाद आता है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य। अभिप्रेरणा कैसे कार्य करती है, अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो अभिप्रेरणा हमारी जो है वो कैसे हमें उस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता देती है। सबसे पहले हमारे लिए वो क्या करती है, व्यवहारों को शक्ति प्रदान करती है। हमारा व्यवहार जो होता है उसे खूब शक्ति प्रदान करेगी। नंबर 2 होता है व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। जो भी हम कार्य सीख रहे हैं उसे एक निश्चित दिशा की ओर ले जाती है, एक यूनिक डायरेक्शन में ले जाती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। नंबर 3 है व्यवहार चयनात्मक हो जाता है, यानी कि हमने जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट से कहा कि भाई तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसने एक चयन कर लिया अपने कैरियर का कि मैं लेखक बनूंगा, तो चयन करके वो फिर अपने राइटिंग पे ही फोकस करता है, मोटिवेट होगा। तो व्यवहार जो है वो चयनात्मक हो जाता है, चयन कर सकते हैं हम। ये 3 जो होते हैं ये सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, पहली होती है बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जो हमें किसी दूसरे से मिलती है। जैसे टीचर, कोई टीचर होगा वो अपने स्टूडेंट को अभिप्रेरणा देगा, वो अपने स्टूडेंट से कहेगा कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो उसे अभिप्रेरणा मिली तो ये बाहर से मिली है। जो भी अभिप्रेरणा हमें बाहर से मिलेगी, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अभिप्रेरणा हमें बाहर के लोग देंगे उससे हम मोटिवेट होंगे तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो बाह्य अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर जो इंसान होता है वो उस फील्ड में अपने को आगे बढ़ाता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा की एग्जाम्पल हो गए। नंबर 2 होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने अंदर से आती है। जैसे हम किसी भी मजदूर को काम करते देख लेंगे, वो मेहनत कर रहा है, तो हम, और अगर हम घर पे कोई काम नहीं कर रहा है तो हमें अंदर से एक अभिप्रेरणा आएगी, एक आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी कि हमें भी आगे अपना गुजारा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करना चाहिए। ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये कहलाती है आंतरिक, जो खुद से अंदर से जगे। बाह्य अभिप्रेरणा जो दूसरों से मिलेगी, आंतरिक अभिप्रेरणा जो अपने आप अंदर से जगेगी। अब बाह्य अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल ये बहुत पूछे जाते हैं कि दंड और आलोचना या डांट, ये कैसी अभिप्रेरणा है, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा है। जब हम स्कूल में किसी बच्चे को दंड देते हैं या पनिशमेंट देते हैं या उसकी आलोचना करते हैं या उसे डांटते हैं तो यह बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, सीटेट में। दंड बाह्य अभिप्रेरणा क्यों होगी, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को अगर पनिशमेंट दे रहे हैं, उसे मार मतलब दंड दे रहे हैं या फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, तो वो उस चीज को सुधारेगा, उससे अभिप्रेरित होगा, उस चीज को सुधार के उसे और आगे से अच्छा करेगा। ये इसलिए बाह्य अभिप्रेरणा का एक एग्जाम्पल है। दूसरा इसका पुरस्कार। यदि हम किसी बच्चे को, उसने अच्छा काम कर रहा है, उसे पुरस्कार दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया या मॉनिटर का बैच दे दिया, तो भी ये बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि एक टीचर ने दी है, किसी दूसरे ने दी है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में आ गई है। और ये जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे अपने स्टूडेंट की या उसे मॉनिटर बना के उसे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाएंगे तो वो और अच्छे से पढ़ाई करेगा, सोचेगा अगर सर ने हमें हमारे क्लास का मॉनिटर बना दिया है तो हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो इसे और बरकरार रखने के लिए क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा और अच्छे से अच्छे अपने टॉपिक को, जो भी अपने क्लास में पढ़ाई जितना भी अपना स्टडी है उसको अच्छे से फोकस करेगा। तो ये तो था आज का शुरुआत थी, मोटिवेशन होती क्या है। आगे इसकी नेक्स्ट क्लासेस में इसकी थ्योरी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट और सीटेट में बहुत पूछी जाती है। कल से एक थ्योरी आपके साथ डिस्कस होगी। अगर आपको मोटिवेशन समझ में आई हो और इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने मोबाइल से, जिससे आप अपने नोट्स बना सके। अगर आपको ये समझ में आया हो मोटिवेशन का, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से को सब शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें। और इसी से आगे पहले साइकोलॉजी की क्लासेस चलेंगी और उसके आगे के टॉपिक क्लियर होंगे। रोज एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जो
पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, और कोशिश करी जाएगी कि आपको समझ में आए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।